जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। ज़हर अहमद, प्रेजेंट। रहमान फैसल, आम अहमद, आयशा बाबर, Present. अब्दुल्ला नज़ीर, मलिक सलमान, फैसल अरशद, मोहम्मद अब्दुल्ला, सलमान हसन, प्रेजेंट सर। साहिल फयाज, प्रेजेंट सर। हमजा तनवीर, प्रेजेंट सर। इरफा फसी, अदीहा उमैर, Sir Ifra present. राना हसनैन, प्रेजेंट सर। Sir Madiha be present. हाफिज मोहम्मद मुसअब, सर मेरी भी लगा दें, अब्दुल रहमान नंबर 3। मोहम्मद अवैस मलिक, मोहम्मद उमर वकास, प्रेजेंट। गुलाम नबी, रिजवान कदीर, प्रेजेंट सर। हमजा अतीक, मोहम्मद उमर सिद्दीक, हसन रजा, ऐन रेहान, प्रेजेंट। हिना अरशद, Present. मोहम्मद शायान, मोहम्मद राफे, मशहूद अहमद, प्रेजेंट। मोहम्मद फैजान, ऐन अनवर, फाहद आरिफ, प्रेजेंट। मुशर्रफ रियाज, प्रेजेंट सर। अम्मा कलीम, प्रेजेंट। अली अली जाज, प्रेजेंट सर। राज हुसैन, हसनैन नंबर 30 वोट। अम्मार अहमद, प्रेजेंट। एहसान इकबाल, सर हसन इजाजत। काशिफ, प्रेजेंट। गुलशेर खान, मोहम्मद प्रेजेंट। हमजा, मुस्तफ महबूब, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। लियाकत नसीम, मोमिन अदनान, ईशान अली, मरियम मुमताज, Present. कुर्रतुलैन, प्रेजेंट सर। अब्दुल रहमान फैसल है, रिजवान कदीर, यस सर। रिजवान को कोटेशन क्लास के साथ शेयर करें, फिर हम लेक्चर शुरू करते हैं। सर मैं कोटेशन जो शेयर करना चाहता हूँ वो ये है, इफ यू फेल्स टू प्रिपेयर यू आर प्रिपेयर टू फेल। सर हम जिंदगी में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, लाइक हमारे एग्जाम्स भी, अगर हम अपने एग्जाम्स के लिए तैयार नहीं होंगे तो डेफिनेटली हम फेल ही होंगे। अगर हमारी सोशल लाइफ है सारी इस बेस पे डिपेंड करती है कि हमें जो भी टास्क मिले
जिस किस्म का टास्क मिले हमें हमेशा उसके लिए प्रिपेयर होना चाहिए। लाइक अगर हम सोशल नेटवर्क में हैं तो हमें हर किस्म की आफत के लिए, हर किस्म के माहौल के लिए एडजस्टेबल होना चाहिए और इसके लिए प्रिपेयर करना चाहिए खुद को, नहीं तो ना हमारा सोशल नेटवर्क इतना स्ट्रांग हो सकेगा। और अगर हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ लाइक एग्जाम वगैरह में प्रिपेयर नहीं कर सकेंगे, अपने आप को इस काबिल नहीं बना सकेंगे कि कुछ कर सकें, तो डेफिनेटली हम अपने आप को फेल करने में कामयाब हो जाएंगे। गुड, शाबाश। लास्ट टाइम हम इधर तक पहुंच गए थे ना, स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स। सर ये हमने स्टार्ट ही किया था तो फिर वो क्लास एंड हो गई थी। हाँ जी, ठीक। अच्छा, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि अगर आप पेग का आर्किटेक्चर देखें ना, ये वाला, इसमें एक तो आपको ये वर्किंग रजिस्टर नजर आता है जिसकी हमने इंस्ट्रक्शन देखी है, मूव LW, ऐड LW, ये सारी चीजें। उसके बाद हम डिस्कस करने लगे हैं इस डाटा रैम को, ये जो ऊपर इन्होंने दी हुई है कि इसके अंदर डिफरेंट सेक्शंस कौन कौन से हैं और किस तरह उनकी डिवीजन है। तो इसमें ये बताता है कि फाइल रजिस्टर, इट इज एक्चुअली डिवाइडेड इन 2 sections. The first section is the data RAM and it is used for data storage and scratchpad, and the second section is special function registers. They are dedicated to specific functions such as ALU, status, timer, serial communication, input output ports, ADC, etc. और ये टेबल 2.1 है आपकी बुक का, जिसके अंदर ये डिफरेंट फैमिलीज, फॉर एग्जांपल पिक 12 फैमिली, पिक 16 फैमिली एंड पिक 18 फैमिली। आपका जो इंटीग्रेटेड सर्किट है वो ये वाला पिक 18F452। तो इसने इन डिफरेंट फैमिलीज का जो फाइल रजिस्टर है ना, उसका मेमोरी मैप शो किया कि इसमें SFR की प्लेसमेंट किस जगह पे है और जनरल पर्पज रैम की। तो इसमें हमें नजर आ रहा है कि जो पहली 2 फैमिलीज हैं जो हमने नहीं यूज करनी, पिक 12 और पिक 16, इसमें स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स मेमोरी के स्टार्ट में है, उसके बाद जनरल पर्पज रैम है। लेकिन हमारा जो पिक 18 फैमिली है जिसपे हमने काम करना है, इसके अंदर स्टार्टिंग एड्रेस 0 से लेके F7F तक हमारे पास जनरल पर्पज रैम की स्पेस अवेलेबल है और इसके अंदर एक्चुअल रैम कहीं मैप होगी। फॉर एग्जांपल ये कहता है कि आपके पास 1536 बाइट्स जनरल पर्पज रैम है, तो इसका मतलब है इसके शुरू वाले पोर्शन में अप टू दिस, ये जनरल पर्पज रैम है आपकी, और ये जो सेक्शन बाकी रह जाता है इट इज अनयूज्ड। और स्टार्टिंग फ्रॉम द एड्रेस F80 हमारे पास स्पेशल फंक्शन रजिस्टर के एड्रेस स्टार्ट हो रहे हैं, जिसकी डिटेल इस स्लाइड के अंदर दी हुई है। तो ये हम आहिस्ता आहिस्ता इनको यूज करेंगे हर चैप्टर के अंदर। ये डिफरेंट पेरिफेरल्स के रजिस्टर हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने पोर्ट ए के ऊपर कोई डाटा रीड या राइट करना है तो आप इस एड्रेस या रजिस्टर के ऊपर डाटा रीड राइट करेंगे, और ये रजिस्टर पड़ा हुआ है SFR की स्पेस में। इसी तरह आपने ये सीरियल पोर्ट के रजिस्टर्स इधर दिए हुए हैं, RC से लेके TX, और ये टाइमर के रजिस्टर्स हैं, ये पल्स विड्थ मॉड्यूलेटर के रजिस्टर्स हैं, ये हमारे पास ADC के रजिस्टर्स हैं, ये गालबन जो आपका SPI इंटरफेस है उसके रजिस्टर्स हैं, ये टाइमर 2 के रजिस्टर्स आ गए। इसी तरह आप आगे चलते जाएं तो डिफरेंट फंक्शंस के रजिस्टर्स आपको मिलते जाएंगे। ये बारी बारी इंशाल्लाह हम आगे चैप्टर्स के अंदर यूज करेंगे। अच्छा, आगे हम फाइल रजिस्टर इंस्ट्रक्शंस के ऊपर जाने लगे हैं कि जब आपने इन फाइल रजिस्टर के अंदर डाटा रीड या राइट करना है, उनको रजिस्टर के अंदर लेके आना है, या किसी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के आपने कोई इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करनी है जिसमें एक ऑपरेंड जो आपका फाइल रजिस्टर से आना है, तो ये पूरा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो हम देखने लगे हैं। इसमें सबसे जो सिंपल और बेसिक इंस्ट्रक्शन है दैट इज मूव WF इंस्ट्रक्शन।
तो इसको इसने डिफाइन किया हुआ किस तरह का फंक्शन किया, कहते हैं टेल्स द सीपीयू टू कॉपी द सोर्स रजिस्टर wreg to a destination in the file reg and a literal or immediate value cannot be moved directly into the general purpose RAM location। तो कहता है आपके पास कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन एग्जिस्ट नहीं करती जिस तरह आपने ऐड LW देखी है ना, ये वाली इंस्ट्रक्शन कि आप एक कांस्टेंट देते हैं और उसको वर्किंग रजिस्टर में मूव कर देते हैं। तो कहता है ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन एग्जिस्ट नहीं करती कि आप एक कांस्टेंट को डायरेक्ट फाइल रजिस्टर में मूव करें। अगर आपने डाटा को फाइल रजिस्टर में मूव करना है तो उसका तरीका क्या है वो इसने इधर लिखा हुआ है। पहले आप अपने डाटा को, फॉर एग्जांपल ये 99H है, इसको मैंने वर्किंग रजिस्टर में मूव किया तो इसका सूडो कोड बन गया W = 99। उसके बाद अगली जो इंस्ट्रक्शन है इसके अंदर आप इस डाटा को मूव करेंगे एड्रेस लोकेशन 12H पे। इधर ये नोट करें कि 12H इज द एड्रेस लोकेशन, इट इज नॉट द डाटा, इट इज द एड्रेस लोकेशन ऑन विच यू वांट टू मूव दिस डाटा 99 फ्रॉम वर्किंग रजिस्टर W। तो अगर मैं इसका सूडो कोड लिखूं ना, इसको आप ध्यान से देखें मैं क्या करना चाह रहा हूं। मैं लिख रहा हूं f of 12 is equal to 99। इसका मतलब है ये जो f मेमोरी है इसके इंडेक्स 12 के ऊपर आपने 99 को मूव कर दिया। इसी तरह अब ये डिफरेंट जनरल पर्पस रैम के एड्रेसेस के ऊपर डिफरेंट डाटा मूव करता जा रहा है। तो आप देख रहे हैं एड्रेस लोकेशन 12 के ऊपर 99 प्लेस हो गया, ये एड्रेस है हमारे पास। इसी तरह आप आगे चलते जाएं, पहले फिर इसने 85 डाटा मूव किया एड्रेस लोकेशन 13 पे, तो ये मेमोरी मैप है जिसमें नजर आ रहा है कि 13 के ऊपर आपने डाटा 85 मूव कर दिया। इसी तरह आप आगे चलते हैं, ठीक हो गया। तो ये बड़ी दो बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं, मूव LW और मूव WF, जो आपको मेमोरी के अंदर डाटा मैनेजमेंट सिखाता है कि डाटा को आपने थ्रू वर्किंग रजिस्टर एंड फाइल रजिस्टर मूव किस तरह करना। आपने अभी तक मेरे ख्याल पहली लैब में मूव LW इंस्ट्रक्शन यूज की थी, आगे आप बहुत फ्रीक्वेंटली जो है मूव WF इंस्ट्रक्शन भी यूज करना शुरू कर देंगे। इसमें कोई क्वेश्चन है किसी का? सर इसमें जो मूव WF के एड्रेस यूज हुए हैं वो कंसेक्यूटिव यूज हुए हैं सर, ये जरूरी है कि कंसेक्यूटिव एड्रेस पे स्टोर करना? नहीं, ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है, आप रैंडमली कोई एड्रेस यूज कर सकते हैं। अच्छा, इधर एक तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने वाला ना कि आप ये एड्रेस कितना बड़ा दे सकते हैं। ये जो एड्रेसेस चल रहे हैं ना, इसने दिए आपको 12 से लेके 16 तक। मिनिमम एड्रेस 0 हो सकता है, मैक्सिमम आप क्या एड्रेस दे सकते हैं? सर FFF, सिर्फ FF। इससे बड़ा एड्रेस आप इस इंस्ट्रक्शन को नहीं दे सकते। वजह यह है कि ये 16 बिट की एड्रेस आपका 16 बिट की इंस्ट्रक्शन है और उसमें से 8 बिट तो इस इंस्ट्रक्शन की टाइप के लिए कि इसका कोड क्या होगा, और 8 बिट डाटा के आप जो इसमें एड्रेस या डाटा दे रहे हैं। तो ये कॉरिस्पॉन्ड करता है FF 255 के। इसका मतलब है जो एड्रेस आप इसको दे सकते हैं इट कैन बी फ्रॉम 0 to 255। लेकिन आपको नजर आ रहा है मेमोरी हमारी बड़ी है, इट इज 1536 बाइट्स, ठीक है। तो इसकी बाकी लोकेशंस को एड्रेस किस तरह देना ये हम आगे जाके देखेंगे। फिलहाल आप यही कंसीडर करें कि आप सिर्फ 0 to 255 आपके पास एड्रेसेबल रेंज है। और कोई क्वेश्चन इसमें? सर ये जो रजिस्टर्स हैं इनके अंदर कितने बिट स्टोर होते हैं? 8 बिट। ये मैं दोबारा रिपीट कर लूँ कि मैंने माइक्रो प्रोसेसर के जब आपको आर्किटेक्चर पढ़ा रहा था उस वक्त भी मैंने बताया था कि चाहे आपका ये तो 8 बिट CPU है ना, इसमें हर मेमोरी लोकेशन 8 बिट की है, लेकिन चाहे आपका 32 या 64 बिट भी माइक्रो प्रोसेसर हो, उसके अंदर एक एड्रेस लोकेशन के ऊपर हमेशा 8 बिट स्टोर होंगे, यानी कि 1 बाइट। ये एक
आर्किटेक्चर का बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट है माइक्रो प्रोसेसर। ये तो है ही 8 बिट सीपीयू, लेकिन अगर आपके पास 64 या 32 बिट भी सीपीयू होगा, एक मेमोरी लोकेशन कॉरेस्पॉन्ड करेगी 1 बाइट या 8 बिट्स डाटा। आगे चलें, कोई मजीद सवाल है इसमें? अच्छा आगे चलते हैं। अब आगे हम कुछ इंस्ट्रक्शन देखने लगे हैं कि जिसके अंदर आप एडिशन यूज करेंगे। एडिशन की इंस्ट्रक्शन पहले भी हम यूज कर चुके हैं, आपको दिखाने के लिए मैं अगर दोबारा पिछली स्लाइड ले आता हूँ। पहले हमने ये एडिशन की इंस्ट्रक्शन यूज की थी, लेकिन ऑपरेंड जो है आपका एक आ रहा था वर्किंग रजिस्टर से, जैसे हमने ये दिया, और दूसरा ऑपरेंड आप इंस्ट्रक्शन के अंदर ही दे रहे थे। ये दूसरा ऑपरेंड दे दिया आपने, तो जो ऐड होकर रिजल्ट आ रहा था आपका वो W के अंदर ही आ रहा था। अब हम जो है दूसरा ऑपरेंड उठाने लगे हैं फाइल रजिस्टर से, तो उसकी इंस्ट्रक्शन देखने लगे हैं वो क्या। ठीक है, तो ये कहता है ऐड WF इंस्ट्रक्शन एड्स टुगेदर द कंटेंट्स ऑफ WREG एंड ए फाइल रजिस्टर लोकेशन। It can be used for both working and file registers. The format is as follows. Add WF, इधर आप फाइल रजिस्टर का एड्रेस देंगे, और ये जो डेस्टिनेशन D लिखा हुआ है ये 0 या 1 इसकी वैल्यू है, 0,1, और कंफ्यूजन से बचने के लिए हम इधर W या F डाल देते हैं। डेस्टिनेशन ये चीज सेट करेगी कि आपका जो रिजल्ट है वो वर्किंग रजिस्टर में जाना है या फाइल रजिस्टर की उसी लोकेशन को रिप्लेस करेगा जहां से आपने एड्रेस दिया हो। तो ये दोनों चीजें हम आगे जाके देखते हैं। अच्छा, ये हमारे पास अब अगली एग्जांपल आ गई है जिसके अंदर हम फाइल रजिस्टर को इंक्लूड करके इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। इंस्ट्रक्शन जो है वो फाइल रजिस्टर को यूज करेगी। तो पहली इंस्ट्रक्शन, अच्छा इसमें वो जो मैंने आपको प्रैक्टिस बताई है ना वो लाजमी फॉलो करें कि सूडो कोड लाजमी लिखें। ये सूडो कोड नहीं है, ये इसने सिर्फ वर्ड्स के अंदर ऑपरेशन एक्सप्लेन किया। अब देखें पहली इंस्ट्रक्शन है, इसका सूडो कोड क्या बनेगा, W = 0। दूसरी इंस्ट्रक्शन का सूडो कोड क्या बनेगा, मूव WF12H, F of 12 = 0। ठीक है, आपने वर्किंग रजिस्टर का डाटा इस लोकेशन पे मूव कर दिया। आगे ये क्या कहता है, मूव LW = मूव LW22, इसका सूडो कोड क्या बनेगा, W = 22। मजीद आगे चलें, ऐड WF12H, F, इसका सूडो कोड क्या बनेगा। ये F जो है इधर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि रिजल्ट जो है आपका फाइल रजिस्टर के अंदर आना है, और किस लोकेशन पे, 12H, और ऑपरेंड कहां से एडर ने उठाना है, वो भी 12H से उठाना। तो ये अब आप देखें, इसका मैं सूडो कोड लिखने लगा, इसको ध्यान से देखें। F of 12 = F of 12 plus 22। ये सारी हैग्स के अंदर क्वांटिटी है। ठीक हो गया, तो ये इसका सूडो कोड है। और इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन आपके मेमोरी के कंटेंट्स किस तरह चेंज हो रहे हैं वो ये लिखता जा रहा है। ये देखें, जब आपने वर्किंग रजिस्टर को 22 किया वो इधर आ गया, फिर इसके अंदर जब आपने 12 ऐड किया वो इधर आ गया। ये हैग्स के अंदर कैलकुलेशन चल रही है, उसके अंदर फिर ये 12 हैग्स ऐड किए जा रहे, और ये शायद इसने इधर क्या आपको शायद कन्वर्जन करनी पड़े, ये थोड़ा वेरीफाई कर लें, हैग्स टू डेसिमल। तो ये इसने इसके अंदर अगली वैल्यू ऐड की है, 66 आ गया, 88 आ गया। इस तरीके से जैसे जैसे ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है इस तरीके से आपके मेमोरी के कंटेंट्स इधर चेंज हो रहे हैं। तो इधर आपको मैं रेकमेंड यही करूंगा कि ये प्रैक्टिस लाजमी फॉलो करें। ये आपको सूडो कोड समझ आ गया ना, मैंने किस तरह ये लाइन लिखी है। आप समझें कि आपका जो फाइल रजिस्टर है इट इज एन एरे, जैसे आप सी में एरे यूज करते हैं, और इसको जब आप ये वैल्यू देते हैं, ये वाली,
मूव WF की इंस्ट्रक्शन को आपने जो वैल्यू दी है इट इज एक्चुअली द एड्रेस। फिर आपने ऐड WF को जो वैल्यू दी है इट इज आल्सो एन एड्रेस। ये बता रहा है कि वर्किंग रजिस्टर के अंदर, बल्कि इसको मैं और बेहतर तरीके से लिख दूं, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, f of 12 is equal to f of 12 प्लस W। ये ज्यादा बेहतर तरीका है। और W के अंदर आप पिछली इंस्ट्रक्शन के अंदर 22 मूव कर चुके थे। ठीक हो गया सर तो ये फॉर्मेट आप लाजमी फॉलो करें। हाँ जी सर, जो ऐड WF वाली इंस्ट्रक्शन है ये जो डाटा वैल्यू उठाती है सर, ये वो W रजिस्टर से उठाती है? ये इसको दो ऑपरेंड चाहिए, एक डाटा वैल्यू ये वर्किंग रजिस्टर से उठाएगी और दूसरा फाइल रजिस्टर की इस लोकेशन से जो आप दे रहे हैं। ये देखें ना, इसका सूडो कोड जो मैंने लिखा है, पहला ऑपरेंड आया फाइल रजिस्टर की लोकेशन 12 से, दूसरा ऑपरेंड आया वर्किंग रजिस्टर से। इस तरीके से ये दो ऑपरेंड्स को ऐड करेंगे। ओके सर। ठीक है। और अगर ये जो आपको इंस्ट्रक्शन इधर दी हुई है ना ऐड WF, इसका मैं सूडो कोड इधर लिख देता हूँ कि D जो आपका W भी हो सकता है F भी। तो अगर तो ये है W, ठीक है, फॉर एग्जांपल इधर आपके पास W है, तो ये इंस्ट्रक्शन इस तरीके से काम करेगी, f ऑफ, इस जगह मैं कहता हूँ आप पैरामीटर x दे रहे हैं एड्रेस, तो मैं लिख देता हूँ f ऑफ x इज इक्वल टू, ये मैं गलत कर गया। अभी हम एग्जांपल लेते हैं, इसमें हमारे पास f है, W वाला बाद में केस देखते हैं। f ऑफ x प्लस W, तो अगर आपने इधर f दिया हुआ है कॉमे के बाद, तो आपके पास इंस्ट्रक्शन का सूडो कोड ये बनेगा, और इधर आप दे देते हैं अगर W, तब आपका ये बनेगा W इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस W। तो ये डिपेंडिंग ऑन दिस पैरामीटर D आपकी इंस्ट्रक्शन का सूडो कोड इस तरह होगा और इस तरह होगा। Where x is a 8-bit address, x is an 8-bit address, इसी वजह से इधर मैंने हाईलाइट कर दिया कि ये 255 से बड़ा नहीं होना चाहिए, हेक्स में FF से बड़ा नहीं हो सकता। तो ये इंशाल्लाह आप एक दो लैब्स के अंदर जब इसका कोड लिखना शुरू करेंगे ना, तो ये खुद ही आपके हाथ पे कोडिंग चढ़ जाएगी, ये बड़ी इजी है। और कोई क्वेश्चन है किसी के? मजीद आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये डाटा पाथ फॉर एग्जीक्यूशन शो कर रहा है, डाटा पाथ फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन एम्प्लॉइंग WREG एंड फाइल रेज। पीछे तो हमने देखा था ना ये वाला डाटा पाथ जिसके अंदर फाइल रजिस्टर नहीं था, ऑपरेंड आपके पास एक तो आ रहा था वर्किंग रजिस्टर से और दूसरा इंस्ट्रक्शन से आ रहा था 8-बिट का ऑपरेंड। अब हम देखते हैं कि जब आपका CPU का डाटा पाथ क्या बनेगा, CPU के अंदर एग्जीक्यूशन जो है उसका ब्लॉक डायग्राम क्या है, जब आपके पास एक ऑपरेंड आ रहा है फाइल रजिस्टर से, दूसरा वर्किंग रजिस्टर से। ठीक है, तो ये देखें, ये आपका ALU है जिसने दो ऑपरेंड ले रहे हैं, एक ऑपरेंड वर्किंग रजिस्टर से ही आ रहा है। अब जो दूसरा ऑपरेंड है वो आपका पिछला पाथ ये था जब आप ऐड LW यूज कर रहे थे, लेकिन इस वक्त आपका ऑपरेंड किस जगह से आ रहा है, फाइल रजिस्टर से। ये तो ये मल्टीप्लेक्सर जो है इसको आपका इंस्ट्रक्शन डिकोडर स्विच करवाता है, और जो रिजल्ट है आपके पास वो भी आपके पास जाने की दो ऑप्शंस हैं। ये एक डी मल्टीप्लेक्सर है जो कि कंट्रोल कर रहा है इंस्ट्रक्शन डिकोडर। तो अगर तो आप इंस्ट्रक्शन के अंदर कॉमा W लिख देते हैं तो आपका रिजल्ट जा रहा है वर्किंग रजिस्टर में, अगर आप कॉमा F लिख देते हैं तो आपका रिजल्ट जाएगा फाइल रजिस्टर में, और ये फाइल रजिस्टर की उसी लोकेशन को रिप्लेस करेगा जहां से आपने ऑपरेंड को रीड किया। इस तरह नहीं हो सकता कि रीड कहीं और से करें तो राइट कहीं और हो जाए।
आगे चलें। तो ये टेबल 2.2 है आपकी बुक का, जिसके अंदर ये वो इंस्ट्रक्शन शो कर रहा है जिसका इसने टाइटल में लिखा हुआ है ALU इंस्ट्रक्शन यूजिंग बोथ वर्किंग रजिस्टर एंड फाइल रजिस्टर। और उनकी इसने कुछ इधर डिस्क्रिप्शन भी दी हुई है। AWF तो हम देख चुके हैं। अगर आपने कैरी को भी इंक्लूड करना है, या आपको डाटा पाथ में कैरी नजर आ रहा है ना, कैरी कहाँ से आ रहा है? स्टेटस रजिस्टर के अंदर कैरी फ्लैग से। तो अगर आप का कैरी फ्लैग को देखते हुए कैरी को भी इंक्लूड करना चाह रहे हैं तो आप WFC इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे। अगर आप एंड ऑपरेशन करना चाह रहे हैं, एक ऑपरेंड वर्किंग रजिस्टर में, दूसरा फाइल रजिस्टर में, तब आप ये इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे। और के लिए ये इंस्ट्रक्शन है, सब्ट्रैक्ट के लिए ये 3 इंस्ट्रक्शन है। ये तीनों हमने चैप्टर 5 के अंदर देखनी है कैसे काम करती हैं। एक्स और की आपके पास ये इंस्ट्रक्शन है। अच्छा, ये जो टेबल बारी बारी आएंगे ना, कि बेहतर ये कि मैं आपको इस माइक्रो कंट्रोलर की सारी इंस्ट्रक्शन दिखा दूं जो एग्जिस्ट करती हैं। वो आपको बुक में शायद ना मिले या शायद इसके अपेंडिक्स में मिल जाए, लेकिन बेहतर तरीका ये है कि आप डाटा शीट का अपेंडिक्स खोलें। ये डाटा शीट आपने डाउनलोड कर लिया अभी तक? क्यों भाई? किधर है आज? जैन आया? जैन ये डाटा शीट डाउनलोड कर ली? सर अभी तक नहीं डाउनलोड की। यार ये बहुत जरूरी है, मैं बता रहा हूँ। ये सिंपल, आप जी गूगल सर, में यार लिखें इस चिप का नंबर, PIC18 है 4520, उसकी डाटा शीट आ जाएगी। और ये अब आपको मैं दिखाने लगा इसमें कितनी इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल है, सारी की सारी इधर इसने पूरा टेबल दिया हुआ है। हम आ जाते हैं इसमें इंस्ट्रक्शन सेट समरी चैप्टर 20। इस डाटा शीट का जो चैप्टर 20 है ये दिया हुआ है इसमें। सबसे पहले तो इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट बताएगा क्या है। ये आपके क्विज आपका एक आएगा, दूसरा या तीसरा, जिसके अंदर आपको ये डाटा शीट से ये चैप्टर 20 आपको बार बार देखना पड़ेगा। उसके अंदर आपने इंस्ट्रक्शन का बाइनरी कोड लिखना होता है। ये आपको पढ़ना पड़ेगा कि ये क्या इधर बताना चाह रहा है। और इस वक्त जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो ये इंस्ट्रक्शन टेबल है। तो इस माइक्रो कंट्रोलर के अंदर जितनी इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल है वो इसने इस डाटा शीट के टेबल 10.2 के अंदर दी हुई है। सबसे पहले ये बाइट ओरिएंटेड फाइल रजिस्टर ऑपरेशंस पे आ रहा है। तो आप देखें ये वो इंस्ट्रक्शन है जो बुक ने टेबल में दी हुई है। सबसे पहली WF है, फिर आप नीचे चलते जाएं। ये सारी इंस्ट्रक्शंस हमने आहिस्ता आहिस्ता सीखनी है, एग्जांपल्स के अंदर आती जाएंगी। फिर आपकी बिट ओरिएंटेड इंस्ट्रक्शन है, ये चैप्टर 4 में पढ़नी है हमने। फिर हमारे पास कंट्रोल ऑपरेशन है, ये चैप्टर 3 में पढ़ने हैं, ब्रांचिंग एंड लूपिंग। और इसके बाद हमारी लिटरल ऑपरेशन है जो आप पढ़ चुके हैं, एड LW, एंड, और ये हमने चैप्टर 6 में देखनी है। और ये इंस्ट्रक्शन हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता आती जाएंगी। ये इंस्ट्रक्शन भी हम इंशाल्लाह चैप्टर 6 में देखेंगे। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टेबल है। बल्कि इधर जब मैं फेस टू फेस कोर्स पढ़ाता था तो ये सारी क्लास को आप कह लेंगे मैंडेटरी होता था। उन्होंने क्लास और लैब में ये प्रिंट जो है इन 3 पेजेस का वो साथ लाना होता था। तो लैब के अंदर ये एज ए रेफरेंस काम करता था टेबल, और क्लास के अंदर जब क्विज होता था तब इस टेबल की आपको ज़रूरत पड़ती थी। अभी आपको इसकी सॉफ्ट कॉपी चाहिए कंप्यूटर में। तो वापस आते हैं लेक्चर के ऊपर। हाँ, तो ये मैं आपको बता रहा था कि ये टेबल 2.2 है। ये जो आपको पूरा इंस्ट्रक्शन सेट समरी दिखाई है डाटा शीट में, ये उसमें से कुछ इंस्ट्रक्शंस है। और ये इंस्ट्रक्शंस का वो सेट है जिसके अंदर आप वर्किंग रजिस्टर और फाइल रजिस्टर दोनों यूज करेंगे। ऑपरेंड्स दोनों जगह से आएंगे। ये टेबल 2.3 है। इसके अंदर हमारे पास फाइल रजिस्टर इंस्ट्रक्शन है यूजिंग फाइल रज और WREG एज डेस्टिनेशन।
ठीक है, तो ये आपके पास, उसी को आप कंटिन्यू कर लें पिछले टेबल को। ठीक, तो ये आपने किसी नंबर का कंप्लीमेंट लेना है तो आप ये इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे, किसी नंबर को डिक्रीमेंट करना है ये इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे। इसी तरह हर इंस्ट्रक्शन का फंक्शन इसने इधर लिखा हुआ। ये इंस्ट्रक्शंस हम आहिस्ता आहिस्ता यूज करते जाएंगे अपने एग्जांपल्स के अंदर। अब ये अगली एग्जांपल आ गई, एग्जांपल 2.4 है आपकी बुक की, जिसके अंदर इसने कंप्लीमेंट इंस्ट्रक्शन यूज की है। इस टेबल के अंदर ये जो इसने पहली इंस्ट्रक्शन दी है ना, इसको यूज किया। तो इसको देखते हैं क्या है। ये कहता है राइट ए सिंपल प्रोग्राम टू टॉगल द SFR ऑफ पोर्ट बी कंटिन्यूअसली फॉर एवर। पोर्ट बी एक रजिस्टर है जो स्पेशल फंक्शन रजिस्टर की स्पेस के अंदर प्लेस्ड है। ठीक है, तो आपने इसको टॉगल करना है। अब देखते हैं ये कौन सी इंस्ट्रक्शन यूज कर रहा है। इसने सबसे पहले कर दिया W इज इक्वल टू 55, वर्किंग रजिस्टर में 55 मूव कर दिया। 55 का अगर आप बाइनरी कोड देखें ना तो क्या बनेगा 0101 0101। इसका मतलब है इस नंबर को जब आप टॉगल करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 1010 1010। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि हर बिट जो है वो टॉगल हो रही है। आगे देखते हैं, इसने उसके बाद पोर्ट बी के ऊपर ये डाटा मूव कर दिया W वाला। आगे ये लूप यूज कर रहा है। ये अब नई चीज है आपके लिए, एक नई इंस्ट्रक्शन आ गई है गो टू। बड़ा सिंपल सा इसका फंक्शन है। इसको यूज करने के लिए पहले आपको एक लेबल असाइन करना पड़ता है। तो इस इंस्ट्रक्शन से पहले आपने एक लेबल डाल दिया B1, इट इज ए लेबल। फिर आपकी इंस्ट्रक्शन आ गई कंप्लीमेंट F पोर्ट B, F। ठीक है, इसका सूडो कोड आप लाजमी लिखें जो मैंने आपको सिखाया। और ये अब आपका एक फॉरएवर लूप स्टार्ट हो गया। इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के बाद गो टू से ये वापस इस इंस्ट्रक्शन पे आ रहा है। सो इट इज ए फॉरएवर लूप। ठीक है, लेकिन ये वाला कोड आप लैब में ना टेस्ट करें, इसकी जगह कोई मेमोरी लोकेशन दें। ये आपको समझ आएगी जब चैप्टर 4 के अंदर हमने पोर्ट्स को पढ़ना है, तब हम पोर्ट्स को एड्रेस करना सीखेंगे। लैब में इस कोड को चेक करने के लिए आप पोर्ट बी की जगह कोई मेमोरी एड्रेस डाल दें, फॉर एग्जांपल 0x12 या कोई भी। इसमें कोई क्वेश्चन है किसी को? सर ये जो इंस्ट्रक्शन है थर्ड वाली, सर ये एक्सप्लेन कर देंगे तो फिर। ये कंप्लीमेंट की इंस्ट्रक्शन है, वंस कंप्लीमेंट, यानी आपने किसी नंबर का वंस कंप्लीमेंट लेना है। वंस कंप्लीमेंट का क्या मतलब है, हर बिट को इन्वर्ट कर देना। ठीक है, तो पोर्ट बी के अंदर जो भी डाटा पड़ा ये उसको इन्वर्ट कर देगा, उसकी हर बिट को, और रिजल्ट को उसी के अंदर वापस डाल देगा। सर इसमें लूपिंग के लिए, सर जो लूपिंग के लिए होता है उसके लिए लेबल असाइन करना पड़ता है। हाँ, जब आपने लूप यूज करना है ना तब आपको लेबल असाइन करना पड़ता है। कोई इंस्ट्रक्शन आप बार बार एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं तो उससे पहले लेबल डाल दें, और गो टू की इंस्ट्रक्शन से आप बार बार इस जगह वापस आ जाएंगे। ओके सर। ठीक है, तो इस कोड का भी आप सूडो कोड लाजमी लिखें अगर आपने इसको अच्छी तरह समझना। इस इंस्ट्रक्शन का सूडो कोड आपको लिखने की जरूरत नहीं है, इसका नाम से ही ऑब्वियस है। गो टू का मतलब, गो टू B1 का मतलब है इस जगह ब्रांच कर दो। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास एक और नई इंस्ट्रक्शन आ गई है डिक्रीमेंट F। ये आपको इधर दूसरी इंस्ट्रक्शन नजर आ रही होगी, डिक्रीमेंट F। ठीक है, इसका फंक्शन इसने दिया है इधर, इट सब्ट्रैक्ट्स 1 फ्रॉम द कंटेंट्स ऑफ द फाइल रजिस्टर एंड प्लेसेस द रिजल्ट इन WREG और फाइल रेज। इसकी एग्जांपल देखते क्या है।
एग्जाम्पल में सबसे पहले इसने W के अंदर 3 डाल दिए, फिर इस 3 को मूव कर दिया लोकेशन 20 के ऊपर, तो ये आपका बन जाएगा f ऑफ 20 इज इक्वल टू 3। फिर ये कहता है डिक्रीमेंट f 0x20 कॉमा f। कोई बंदा मुझे इसका सूडो कोड लिखवा सकता है, क्या बनेगा इस इंस्ट्रक्शन का? पहली 2 इंस्ट्रक्शन का तो मैंने लिख दिया ना इधर। सर f of 20 is equal to f of 20 minus 1. हाँ गुड, शाबाश। f of 20 is equal to f of 20 minus 1, ये इसका सूडो कोड है। इसी तरह जितना आप इसको एग्जीक्यूट करते जाएंगे उतना ये एक डिक्रीमेंट करता जाएगा इस लोकेशन से, और डिक्रीमेंट करते करते जब ये 0 से नेगेटिव हो जाएगा फिर क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल नंबर आपका 0 पे पहुंच गया, आपने फिर ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर दिया, तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? आपको टूज कंप्लीमेंट की फॉर्म में रिजल्ट जो है वो इस रजिस्टर के अंदर मिलेगा, यानी 0 के बाद ये चला जाएगा 255 के ऊपर। सर मतलब ff उसमें आ जाएगा। हाँ जी, FF आ जाएगा। ये वैसे मेरा ख्याल ये चेक करना पड़ेगा, ये अभी मेरे जहन में भी नहीं है कि इसमें 1 का टूज कॉम्प्लीमेंट आएगा। 0 के बाद -1 आना चाहिए ना, ओवरफ्लो हो रहा है, तो या तो -1 का टूज कॉम्प्लीमेंट आएगा या FF आ जाएगा। ये आपको थोड़ा वेरीफाई करना पड़ेगा। -1 का टूज कॉम्प्लीमेंट किसी को याद है क्या होता है? मेरा ख्याल वो FF ही होता है। क्यों जैन? ये थोड़ा वेरीफाई कर लें। ओके सर। -1 का टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होना चाहिए, किसी को याद है? मुझे सर शक मेरा पड़ता है ख्याल ये है FF FF ही है। तो चाहे आप इसको FF कंसीडर कर लें, -1 कंसीडर कर लें, एक ही बात है। अगली इंस्ट्रक्शन पे चलते हैं। अगली इंस्ट्रक्शन है मूव F। इससे पहले हमने इंस्ट्रक्शन देखी थी मूव WF। तो ये आप कह लें मूव WF का रिवर्स फंक्शन है। पहले तो आप W को लेके जा रहे थे F के अंदर, मूव F आपका क्या काम कर रही है? कॉपीज द कंटेंट ऑफ फाइल रजिस्टर टू WREG, यानी कि W इज इक्वल टू F ऑफ जो भी आप इसको एड्रेस देंगे। और एग्जाम्पल में इसने इस इंस्ट्रक्शन को यूज किया, कहता है राइट ए प्रोग्राम टू गेट डाटा फ्रॉम द SFR पोर्ट B एंड सेंड इट टू द SFR पोर्ट C। पोर्ट B से डाटा रीड करना, पोर्ट C पे मूव कर देना कंटिन्यूअसली। तो एक इसने लूप डिफाइन कर दिया, पहले लेबल असाइन किया, अगेन मूव F पोर्ट B, W। पोर्ट B को रीड कर रहा है W के अंदर, यानी कि इसका सूडो कोड बन जाएगा W इज इक्वल टू पोर्ट B। फिर ये क्या कर रहा है? मूव WF टू पोर्ट C, पोर्ट C इज इक्वल टू W। उसके बाद गो टू अगेन, फॉर एवर लूप स्टार्ट हो गया। ठीक हो गया? इसमें कोई सवाल किसी को? आगे हम एक और इंस्ट्रक्शन देखने लगे, मूव FF।
फंक्शन इसका ये है, इट कॉपीज डाटा फ्रॉम वन लोकेशन इन फाइल रजिस्टर टू अनदर लोकेशन इन द फाइल रजिस्टर। ये अपनी टाइप की एक यूनिक इंस्ट्रक्शन है, इट इज वन ऑफ इट्स काइंड। इसका आप सूडो कोड लिखें तो क्या बनेगा, f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ y। यानी दो डिफरेंट एड्रेसेस हैं आपके पास, आप एड्रेस लोकेशन y से डाटा मूव करने जा रहे हैं एड्रेस लोकेशन x पे, तो आप इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे मूव ff। इनफैक्ट यही काम हम इधर करना चाह रहे थे। अगर हमें ये इंस्ट्रक्शन पता होती तो हमें इस इंस्ट्रक्शन की एक ही इंस्ट्रक्शन की जरूरत थी, दो की नहीं थी। तो यही काम अब इसने दोबारा इधर किया एग्जांपल 2.7 के अंदर। कहता है राइट ए प्रोग्राम टू गेट डाटा फ्रॉम द SFRs ऑफ पोर्ट B एंड सेट इट टू SFRs ऑफ पोर्ट C कंटिन्यूसली यूजिंग मूव FF। तो ये इसने मूव FF की इंस्ट्रक्शन यूज की। सूडो कोड मैंने इसका इधर लिख दिया। ठीक हो गया, इसमें कोई क्वेश्चन किसी का? आगे चलते हैं। आगे हमारे पास आ रहा है पिक का स्टेटस रजिस्टर। इनके जो ज्यादातर फ्लैग्स की डिस्क्रिप्शन है ये इंशाल्लाह चैप्टर 5 के अंदर पढ़ेंगे, लेकिन इधर इसको इंट्रोड्यूस कर देते हैं। पिक स्टेटस रजिस्टर इनफैक्ट इट इज ए 8-बिट रजिस्टर जिसके अंदर 3 बिट्स अनयूज्ड है और जो बाकी 5 बिट्स हैं उनकी डिस्क्रिप्शन ये है। जो LSB है D0 इट इज द कैरी फ्लैग। सेकेंड बिट इज डिजिटल कैरी फ्लैग, ये हम चैप्टर 5 में देखेंगे इसका फंक्शन क्या है। कैरी फ्लैग का फंक्शन आपको इधर पता होना चाहिए क्या है, कोई बंदा एक्सप्लेन करेगा? जब आप कोई, या आपका एडर है, जब आप कोई दो 8-बिट नंबर्स को ऐड करते हैं रिजल्ट आपका कितने बिट आता है इसमें? 9 बिट। ठीक है, तो आपके जो 8 बिट्स हैं ना, इधर से 8 बिट्स तो चले गए वर्किंग रजिस्टर या फाइल रजिस्टर में। जो आखिरी 1 बिट बचा है वो कहाँ जाएगा? कैरी फ्लैग। तो ये आपके 9 बिट रिजल्ट की MSB समझ लें इसको। उसके बाद जीरो फ्लैग है हमारे पास। जीरो फ्लैग कब बंद होगा? आप कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन कर रहे हैं, लॉजिकल ऑपरेशन, उसमें रिजल्ट अगर आपका 0 हो जाता है, जैसे पिछली एग्जांपल में डिक्रीमेंट वाली में हम देख रहे थे, आप डिक्रीमेंट किए जा रहे हैं, तो अगर किसी पॉइंट पे रिजल्ट आपका 0 हो जाए, चाहे वो आपका फाइल रजिस्टर है चाहे वर्किंग रजिस्टर है, तो इंस्ट्रक्शन क्या करेगी? आपका जीरो फ्लैग को बंद कर देगी। उसके बाद हमारे पास ओवरफ्लो फ्लैग है, ये आप एडिशन सब्ट्रैक्शन में यूज करते हैं और इसका यूज हम देखेंगे चैप्टर 5 में। इसी तरह नेगेटिव फ्लैग है, अगर आपका नंबर नेगेटिव हो जाता है, इसकी एग्जांपल भी यही है, आप नंबर को डिक्रीमेंट कर रहे हैं तो और इस वैल्यू पे आ जाते हैं, तो ये फ्लैग रजिस्टर के अंदर क्या होगा? आपका जो नेगेटिव फ्लैग है ये 1 हो जाएगा, ये बताएगा आपका रिजल्ट नेगेटिव हो चुका है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रजिस्टर है जो आप कोडिंग के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। इस रजिस्टर के स्पेसिफिक पूरी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो हमने चैप्टर 3 में देखनी है। ब्रांच इफ 0, ब्रांच इफ कैरी, ब्रांच इफ नॉट कैरी, ये सारे इंस्ट्रक्शंस। सर हाँ जी सर, इसमें जो ये आखिरी 3 लिखी हैं कि यार रिजर्व फॉर फ्यूचर यूज, इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब है कि माइक्रो कंट्रोलर का जो मैन्युफैक्चरर है वो हो सकता है किसी और पिक के अंदर इन बिट्स को कोई और फ्लैग असाइन कर दे, लेकिन इस पिक के अंदर इनको कोई फ्लैग असाइन नहीं है।
दे आर अनयूज्ड, इसमें कोई डाटा नहीं आएगा। आगे इनकी ये मजीद डिस्क्रिप्शन है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं। कुछ तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। कैरी फ्लैग कहते हैं दिस फ्लैग इज सेट व्हेनेवर देयर इज ए कैरी आउट फ्रॉम द D7 बिट। दिस फ्लैग बिट इज अफेक्टेड आफ्टर एन 8 बिट एडिशन और सब्ट्रैक्शन। डिजिटल कैरी ये हम यूज करेंगे चैप्टर 5 में। इफ देयर इज ए कैरी फ्रॉम D3 टू D4 ड्यूरिंग एन ऐड और सब्ट्रैक्ट ऑपरेशन, दिस बिट इज सेट, otherwise it is cleared, and it is used in to perform arithmetic on BCD numbers, binary coded decimal numbers. Zero flag की definition है, the zero flag reflects the result of an arithmetic or logic operation. If the result is 0, then Z is equal to 1. Then comes the overflow flag. This flag is set whenever the result of a signed number operation is too large, causing the higher order bit to overflow into the signed bit. ठीक है, आप दो साइंड नंबर्स को ऐड कर रहे थे, वो उसकी रेंज से बाहर हो गया, तो आपका ये ओवरफ्लो फ्लैग हाई रहेगा। नेगेटिव फ्लैग, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइंड नंबर यूजेस D7 एज द साइन बिट और नेगेटिव फ्लैग। ये इसने क्या बात कही है, इसका क्या मतलब है कि D7 इज द नेगेटिव फ्लैग? D7 आपके पास जब भी कोई 8 बिट डाटा होता है बाइनरी में, उसकी MSB को आप क्या रखते हैं? तो साइन बिट। साइन बिट, ठीक है ना। और साइन बिट कब 1 होती है? जब नंबर आपका नेगेटिव हो। तो इसका मतलब है नेगेटिव फ्लैग इन फैक्ट इट इज द 7th बिट और MSB ऑफ द वर्किंग रजिस्टर। और जो भी नंबर आपका रिजल्ट आ रहा है, चाहे फाइल रजिस्टर में चाहे वर्किंग रजिस्टर में, अगर उसमें D7 1 हो जाता है तो आपका नेगेटिव फ्लैग 1 हो जाएगा। और बाकी में इसने इसकी एप्लीकेशन भी लिख दी है। कहता है इन जनरल द कैरी फ्लैग इज यूज्ड टू डिटेक्ट एरर्स इन अनसाइंड अरिथमेटिक ऑपरेशंस, while the overflow flag is used to detect errors in signed arithmetic operations. आगे एग्जाम्पल 2.8 पे चलते हैं। अभी आपको बताएगा कि आपके ये फ्लैग्स किस किस वक्त चेंज होंगे। तो कहता है शो द स्टेटस ऑफ द कैरी, डिजिटल कैरी एंड जीरो फ्लैग्स आफ्टर द एडिशन ऑफ 38 एंड 2F इन द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस। तो दो नंबर्स को इसने हेक्स नंबर्स को ऐड किया, रिजल्ट आपका ये आ रहा है। अब जब आप ये 1 by 1 ऐड करेंगे तब आपको पता लगेगा, अगर तो D3 से D4 में कैरी आया, ठीक है, और D7 से D8 में कैरी आया, तब आपका कैरी फ्लैग 1 होगा। इस केस में नहीं आया आपके पास, ठीक है। तो कहता है C is equal to 0 because there is no carry beyond the D7 bit. Digital carry is equal to 1 because there is a carry from D3 to D4. या आप इसको एक एक करके ऐड करें तो आपको पता लग जाएगा कि D3 से D4 में एक कैरी गया। And the zero flag is 0 because the working register has a value other than 0 after the addition. ये वैल्यू क्योंकि आपके पास नॉन जीरो है, इसलिए ये फ्लैग आपके पास 0 है। तो कोई क्वेश्चन इसमें? अच्छा, ये अगली एग्जांपल इसी से कनेक्टेड है, दोनों इनको भी देख लेते हैं। एग्जांपल 2.9 के अंदर इसने नंबर्स चेंज कर लिए, ये नंबर्स ले लिए आपके, ठीक है। इनको ऐड करने के बाद आप देख रहे हैं ये रिजल्ट जो है, इसमें आपको कुछ ऑड सी चीज नजर आ रही है। दो हेक्स नंबर्स को आपने ऐड किया, ये रिजल्ट आया। रिजल्ट आपका क्या आना चाहिए? मैक्सिमम FF, ये उससे एक्सीड करेंगे, इट इज 100। इस केस में क्या होगा? कैरी फ्लैग तो आपका 1 हो गया क्योंकि इधर से कैरी आगे गया।
डिजिटल कैरी भी इस केस में बंद है क्योंकि इधर से भी एक कैरी गया। जीरो फ्लैग भी इसमें बंद हो गया क्योंकि आपका रिजल्ट 0 है। इसी तरह अगली एग्जांपल पे आते हैं। इसने फिर 2 नंबर्स को ऐड किया। ये आपका बाइनरी में रिजल्ट है। इसके अंदर भी कैरी फ्लैग आपका बंद हो गया क्योंकि यहां से एक कैरी बाहर गया। डिजिटल कैरी इसमें 0 है, जीरो फ्लैग 0 है। तो ये 3 एग्जांपल्स आपको समझ आएंगी जब आप इन बाइनरी नंबर्स को बिट वाइज ऐड करेंगे। इनको बिट वाइज ऐड करके देखें और वेरीफाई करें कि ये फ्लैग किस तरह आपके 0 1 में। तो इधर मैं आपको 5 मिनट की ब्रेक दे देता हूँ, उसके बाद हम क्विज स्टार्ट करते हैं। आपका कोई क्वेश्चन है किसी का? एनी क्वेश्चन? सर ये MS टीम्स पे होगा ना? क्या होगा? सर क्विज जो है। क्विज आपका ये मेमोरीज वाला चैप्टर? नहीं सर, मैं ये पूछ रहा हूँ कि इधर ही MS टीम्स पे होगा ना? हाँ हाँ, टीम्स भी होगा। इसी में आपका जो चैट बॉक्स है उसमें मुझे आपने क्विज का पिक्चर भेजना होगा। सर आप असाइनमेंट टैब इसकी नहीं बनाएंगे? नहीं, असाइनमेंट नहीं बनाऊंगा। ओके सर। सर हमने सबमिट कहाँ कराना होगा इसको? चैट बॉक्स में। वैसे ये तरीका भी अच्छा है कि मैं आपकी असाइनमेंट